हर साल सुनाते थे कहानी। हर साल इसलिए बोला था तुम पार्ट कर लेते बच्चे लोग। ओके, हेलो, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? हेलो हेलो, क्या आ रही है आवाज? फर्स्ट क्लास, यस, ओके, ठीक। तो लास्ट टाइम हम हीटिंग इफेक्ट कर रहे थे। हीटिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। छोटे छोटे और भी हैं, लेकिन वो कोई ज़्यादा इतने बड़े नहीं है, वो तो कभी भी बता सकते थे, तो आज बता ही देते हैं। हीटिंग इफेक्ट में एक है सल्फेट का हीटिंग इफेक्ट। सल्फेट वाले जो सॉल्ट होते हैं उनको अगर ना, हाँ, शीट डिस्कस करेंगे आज शीट डिस्कस करेंगे। लिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की जो शीट मिली थी बहुत पहले, उसको आज डिस्कस करेंगे। सल्फेट का हीटिंग इफेक्ट कि जो मेटल सल्फेट होते हैं उनको अगर हीट किया जाए तो क्या बनेगा। तो देखो, मेटल सल्फेट, कोई भी मेटल सल्फेट हो, जब आप किसी मेटल सल्फेट को हीट करोगे तो बनेगा मेटल ऑक्साइड एंड SO3, ये बनेगा। जैसे आपके पास CuSO4 है, CuSO4 को अगर गर्म करा जाए तो क्या बनेगा। तो CuSO4 को अगर आप गर्म करोगे तो एक समय के बाद ये टूट जाएगा और टूट के फाइनली बनेगा CuO एंड SO3, ठीक है। तो मेटल सल्फेट जो होते हैं वो गर्म करने पे मेटल ऑक्साइड एंड SO3 बनाते हैं। अब मेटल सल्फेट में अगर अपन बात करें ना, इनका जो ये हीटिंग इफेक्ट, ये जो मैंने बताया है कि सल्फेट गर्म करने पे ऑक्साइड एंड SO3 बनाते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। मेटल सल्फेट के हीटिंग इफेक्ट में एक ही बात काम की है और वही आपको पता होनी चाहिए, FeSO4 का हीटिंग इफेक्ट। ऐसे तो अगर आप मेटल सल्फेट, कोई भी मेटल सल्फेट लो, उसको गर्म करो तो बनेगा मेटल ऑक्साइड और SO3, लेकिन दुनिया में केवल एक ही सल्फेट है जो गर्म करने पे सल्फर के 2 ऑक्साइड देता है और वो है FeSO4। FeSO4 को अगर आप गर्म करोगे ना तो गर्म करने पे बनेगा ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है, और यहाँ पे 2 सल्फर के ऑक्साइड बनेंगे। बाकी सारे सल्फेट गर्म करने पे सल्फर का एक ही ऑक्साइड देते हैं, SO3, ठीक है। तो बाकी दुनिया में जितने भी सल्फेट हैं वो सब गर्म करने पे SO3 प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन FeSO4 एकमात्र एक ऐसा सल्फेट है कि वो गर्म करने पे सल्फर के 2 ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, कि जब ये गर्म होगा तो गर्म होके टूट के देगा Fe2O3, SO2 एंड SO3, ठीक है। तो ओनली वन सल्फेट FeSO4 जो गर्म करने पे सल्फर के 2 ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और सल्फेट के हीटिंग इफेक्ट में बस यही काम की बात है। ये अगर आपको नहीं भी पता ना, उनका जो जनरल हीटिंग इफेक्ट है वो नहीं भी पता चलेगा, कोई बात नहीं। अगर एग्जाम में अगर सल्फेट का हीटिंग इफेक्ट आएगा तो ये आएगा FeSO4। दुनिया में केवल एक ही सल्फेट है जो गर्म करने पे सल्फर के 2 ऑक्साइड देता है, कौन? FeSO4। FeSO4 को गर्म करोगे तो बनेगा Fe2O3, SO2 एंड SO3। यहाँ पे सल्फर के 2 ऑक्साइड बन रहे हैं, एक SO2 एक SO3। लिखिए बिल्कुल, ये रिएक्शन आपने 10th की एनसीईआरटी में देखी है, फर्स्ट चैप्टर है, थर्मल डीकंपोजिशन।
तो सल्फेट की हीटिंग इफेक्ट की बात की जाए तो ऐसे तो सल्फेट गर्म होके देते हैं ऑक्साइड एंड SO3, ठीक है। लेकिन दुनिया में केवल एक ही सल्फेट है जो गर्म करने पे सल्फर के 2 ऑक्साइड देता है, वो है FeSO4। तो ये सुनते ही क्लिक होना चाहिए कि सल्फेट एक ऐसा कोई मेटल सल्फेट गर्म करने पे सल्फर के 2 ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सुनते ही क्लिक होना चाहिए कि कौन है, FeSO4। ओके, वीडियो अटक गया, सही हो गया, इधर तो आ रहा है, सही आ रहा है, बात तो सही आएगा ना, वो फोन पे क्या करना है। वीडियो कैसा आ रहा है बताओ तो, सब क्लियर है? क्लियर है, लगता है टैबलेट का नेट खराब हो। हाँ यहाँ पे नेटवर्क खराब हो सकता है। ओके क्लियर है, चलो तो ये सल्फेट का हीटिंग इफेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट हैलाइड, हैलाइड का हीटिंग इफेक्ट, हैलाइड का हीटिंग इफेक्ट। हैलाइड की अगर बात की जाए ना तो हैलाइड तो स्टेबल होते हैं, हैलाइड गर्म करने में टूटते नहीं है। जैसे NaCl, आप इसको गर्म करो कुछ नहीं होगा, नो डिकम्पोजिशन। हैलाइड जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, वो गर्म करने में नहीं टूटते, ठीक है। CaCl2 गर्म करो कुछ नहीं होगा, ठीक है। हैलाइड्स आर स्टेबल। AlCl3 गर्म करो कुछ नहीं होगा, नो डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो हैलाइड के हीटिंग इफेक्ट की बात की जाए तो हैलाइड का हीटिंग इफेक्ट कुछ है ही नहीं, कि हैलाइड जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, उनको गर्म करने में उनका कुछ नहीं होता। तो फिर बताया क्यों जा रहा है? तो वो इसलिए बताया जा रहा है कि कुछ हैलाइड जो होते हैं वो गर्म करने पे टूट जाते हैं। वो कौन से? तो वो है PbCl4। PbCl4 एक हैलाइड है, लेकिन ये जो होता है ये गर्म करने में टूट जाता है, ठीक है। कि आप इसको गर्म करोगे ना तो ये गर्म करने में टूट जाएगा और टूट के बनाएगा PbCl2। इसको आप गर्म करो तो गर्म करने पे टूट जाएगा और टूट के बनाएगा PbCl2 प्लस Cl2, ठीक है। ऐसे ही PbBr4, कि कहीं पे PbBr4 है, इसको आप गर्म करो तो ये गर्म करने में टूट जाएगा और टूट के बनाएगा PbBr2 और Br2, ठीक है। और ये समझ में भी आता है कि ये हैलाइड जो है ये स्टेबल नहीं होते, ये अनस्टेबल होते हैं। बाकी दुनिया में सारे हैलाइड स्टेबल है, लेकिन ये हैलाइड जो होता है ना ये अनस्टेबल होते हैं, ये टूट जाते हैं। तो ये बड़ी आसानी से समझ में भी आता है, क्यों? क्योंकि ये लेड के हैलाइड है और लेड के भी +4 वाले हैलाइड है, और आप खुद जानते हो कि लेड +4 में स्टेबल नहीं है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि लेड जो है वो +4 से +2 में जाने के लिए मरे जा रहा है, ठीक है। वो तड़प रहा है क्योंकि लेड जो होता है वो +4 में अच्छा नहीं होता है। लेड 4 बॉन्ड बनाने में इच्छुक नहीं है, 4 बॉन्ड बनाने में उसकी पसंद नहीं है, इसलिए जैसे ही आप इसको गर्म करोगे ना तो गर्म करने में टूट जाएगा और टूट के चला जाएगा PbCl2, ठीक है। तो ये हैलाइड, बाकी सारे हैलाइड स्टेबल है, ठीक है। लेकिन लेड के जो +4 वाले हैलाइड जो होते हैं, लेड के जो टेट्रा हैलाइड होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। तो ऐसा क्यों? तो उसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके लिख लीजिए। बस ये दो ही।
ओके हाँ बिल्कुल, क्या नाम है? बिल्कुल प्रोडेंशियल। अब एक डाउट है कि सर PbI4 और PbF4 के बारे में क्या कहना है? PbF4 तो स्टेबल होता है, PbF4 तो स्टेबल होता है, ठीक है। लेड का जो टेट्राफ्लोराइड होता है ना वो स्टेबल होता है। और PbI4 की बात करें, PbI4 दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। PbI4 does not exist। PbI4 तो दुनिया में होता ही नहीं। उसका रीजन यही है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसमें तो भयंकर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा। यहाँ पे तो आयोडीन के साथ तो लेड +4 में जाएगा ही नहीं, आयोडीन के साथ तो 4 बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है ऐसे ही 4 बॉन्ड बनाने में नुकसान होता ही है। तो लेड जानता है कि 4 बॉन्ड बनाने में ज्यादा फायदा तो है नहीं, ठीक है। और आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाऊंगा तो बल्कि और ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन बड़ा एटम है। तो बॉन्ड कौन सा बनाएगा? कच्चे बॉन्ड बनाएगा। तो कच्चे बॉन्ड बनाएगा तो और एनर्जी कम निकलेगी, तो यहाँ पे ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे उल्टा नुकसान ही है। तो इसलिए लेड जो होता है वो आयोडीन के साथ 4 बॉन्ड बनाता ही नहीं है। Cl के साथ चलो फिर भी बना देता है, ठीक है। ब्रोमीन के साथ तो फिर भी बना देता है, लेकिन आयोडीन के साथ तो ही बनाता ही नहीं, क्योंकि वैसे इसके जो टेट्रा जो वैलेंट वाले कंपाउंड होते हैं, इसके जो 4 बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं वो ऐसे ही अनस्टेबल होते हैं, उसमें ज्यादा फायदा होता नहीं है। और ये जानता है कि आयोडीन के साथ बॉन्डिंग करूंगा, आयोडीन के साथ 4 बॉन्ड बनाऊंगा, उसमें तो और कम फायदा होगा, बल्कि उल्टा नुकसान हो जाएगा कि ऐसे ही एनर्जी कम निकलती है 4 बॉन्ड बनाने में। आयोडीन हो गया सामने तो बॉन्ड और कच्चे बनेंगे, क्योंकि आयोडीन बड़ा एटम है तो बॉन्ड बड़ा बनेगा, तो कच्चे बॉन्ड बनेंगे, एनर्जी और कम निकलेगी, तो इसमें कोई खास फायदा मिलने वाला नहीं है। इसलिए PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो PbI4 एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए मैंने इसकी बात यहां पे करी नहीं। रिपीट नहीं करेंगे, 2 बार बता दिया, अब वापस नहीं बताएंगे। चलिए, तो हैलाइड के हीटिंग इफेक्ट में ये काम की बात थी, ठीक है। लेड के टेट्रा हैलाइड जो होते हैं PbCl4 और PbBr4, ये अनस्टेबल होते हैं, ये गर्म करने पे टूट जाते हैं। बस इसमें मुझे ये बात बतानी थी, इसलिए मैंने हैलाइड का हीटिंग इफेक्ट बताया कि बाकी दुनिया में सारे हैलाइड स्टेबल हैं, बस ये 2 हैलाइड अनस्टेबल है, और उसका भी रीजन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। फिर नेक्स्ट अजाइड। अजाइड का हीटिंग है, अजाइड क्या होता है? N3- N3- को कहते हैं अजाइड। देखो, एक होता है N-3, एक N-3, N के ऊपर चार्ज है -3, और N3- 3 नाइट्रोजन पे -1 है। ये चीज और ये चीज अलग है। बच्चे समझ लेते हैं कि ये चीज और ये चीज दोनों सेम है, नहीं। N3- होता है अजाइड और N-3 होता है नाइट्राइड, ठीक है। ये अलग है, ये नाइट्राइड है और मैं अजाइड की बात कर रहा हूं, और अजाइड होते हैं N3-। ओके, 3 नाइट्रोजन पे -1 वो होता है अजाइड, और 1 नाइट्रोजन पे -3 वो होता है नाइट्राइड, ठीक है। तो ये दोनों चीजें डिफरेंट है। चलो, तो हम बात कर रहे हैं अजाइड की, और अजाइड क्या होते हैं? N3-। अजाइड का हीटिंग इफेक्ट, अजाइड जो होते हैं ना वो अनस्टेबल होते हैं। अजाइड जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। अजाइड को तो थोड़ा सा हीट कर दो,
करते ही टूट जाएंगे और टूट के बना देते हैं N2। ठीक है, अजाइड जो होते हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, और बल्कि हीट किया, आप थोड़ा सा झटका मार दो, इस पे थोड़ा सा इंपैक्ट मार दो, इनको मतलब कि इनके ऊपर थोड़ा सा इंपैक्ट डाल दो, कोई फोर्स लगा दो। ठीक है, तो जैसे ही इनको कोई धक्का मिलेगा, ठीक है, कोई ऊपर से फोर्स पड़ेगा, ऐसे ही टूट जाएंगे। गर्म करने की भी आवश्यकता नहीं है। हीटिंग करोगे तो टूटेंगे। और आपने हीटिंग नहीं भी करी ना, थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ गया, मान लीजिए कहीं पे एसिड पड़ा है, वहां पे आपने कोई मान लो कोई लकड़ी लेके उधर आपने वहां पे मार दिया, तो जैसे कोई झटका मिलेगा, फोर्स मिलेगा, उससे वो टूट जाते हैं। तो अजाइड जो होते हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि वो तुरंत टूट जाते हैं। थोड़ा सा गर्म कर दे तो टूट जाएंगे। ठीक है, वहां पे कोई इंपैक्ट लग जाए, थोड़ा सा कोई झटका लग जाए तो टूट जाएंगे। एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे Na(N3) ये अजाइड है। ठीक है, इसका नाम होगा सोडियम अजाइड। ये अजाइड, इसके साथ कौन है सोडियम, तो ये जाएगा सोडियम अजाइड। इसको अगर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो देखते क्लिक होना चाहिए। अजाइड जो होते हैं वो गर्म करने में टूट जाते हैं और टूट के बनाते हैं N2, तो यहाँ पे बन जाएगा सोडियम प्लस N2। ठीक है, जैसे आपको ये दे दिया BaN3 होल ट्वाइस, इसको कहते हैं गर्म कर दिया। इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, देखते क्लिक होना चाहिए। ये तो अजाइड है N3 माइनस, और इसके साथ बेरियम है तो नाम हो जाएगा बेरियम अजाइड। अजाइड देखते क्लिक होना चाहिए कि अजाइड तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि थोड़ा सा झटका लग जाए या हीट करते हैं तुरंत टूट जाएंगे, और टूट के क्या देंगे N2, तो यहां पे बन जाएगा बेरियम प्लस N2। ठीक है, तो ये बात लिख लो। N2 नाइट्रोजन ही है, N2 इज नाइट्रोजन गैस। ओके, अब अजाइड में काम की बात। अजाइड जो होते हैं ना वो बहुत काम की चीज है। कैसे, एयरबैग्स, गाड़ियों में जो एयरबैग्स लगे होते हैं उनके अंदर अजाइड ही होता है। कि मतलब कि जैसे ही मान लीजिए कि गाड़ी किसी से जाके टकरा जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत वहां पे जो एयरबैग होते हैं वो फूल जाते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि जैसे आप सामने हो, आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो वहां पे एयरबैग होता है, जो आपके साइड में जो बैठा है, ठीक है, उसके उधर एयरबैग होते हैं। तो जैसे ही आपकी गाड़ी किसी से जाके भिड़ेगी, ठीक है, किसी से जाके टकराएगी, जैसे टकराती है तुरंत वो जो एयरबैग होते हैं वो फूल जाते हैं। तो आप जाके टकराते हो उन एयरबैग से, तो जिससे क्या होता है कि आपको झटका कम लगता है, तो जिससे आपको चोट कम लगेगी, तो अपन बच सकते हैं। तो एयरबैग्स क्यों लगाए गए, बचने के लिए, कि वरना अगर जैसे मान लीजिए कि ना अपन ना गाड़ी जाके किसी से टकरा गई या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो अगर बहुत ज्यादा अगर तेजी से जाके टकराई है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बंदा जो चला रहा है गाड़ी, जो उसके साइड में बैठा है, वो उछल के बाहर आ जाते हैं।
ठीक है, और जान भी चली जाती है कि इतना भयंकर इम्पैक्ट पड़ता है कि एकदम से चलती गाड़ी में से आप बाहर आ जाओ तो उससे बहुत इंजरी होती है, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जान भी चली जाती है। तो इसलिए वो इसके लिए मतलब कि जो इंजीनियर लोग हैं उन्होंने कुछ उपाय निकाला। क्या उपाय निकाला? एयर बैग लगा दिया कि जैसे कोई झटका लगेगा, जैसे कोई धक्का पड़ेगा गाड़ी पे तो एयर बैग तुरंत फूल जाते हैं, ठीक है, और जैसे तुरंत फूल जाएंगे तो आप जाके टकराओगे किससे? एयर बैग से, ठीक है। तो जिससे आप पे इम्पैक्ट कम लगेगा तो आपको चोट कम लगेगी, तो इससे काफी मतलब कि काफी चीजें सही हो जाती है, मतलब कि एक्सीडेंट इतना भयंकर नहीं होता, ठीक है, मतलब अपन बच जाते हैं। तो वो जो एयर बैग फूलते हैं तो वो कैसे फूलते हैं कि जैसे आपकी गाड़ी किसी से टकराई, ठीक है, किसी से भिड़ी, मान लो कि किसी दूसरी कार से भिड़ गई या पेड़ से भिड़ गई या किसी दीवार से भिड़ गई, तुरंत वो एयर बैग फूल जाता है। तो ऐसा क्या है एयर बैग के अंदर? तो उन एयर बैग के अंदर ये अजाइड ही है, वो अजाइड भरे हुए हैं। अजाइड एक तरह का सॉल्ट ही, ये अजाइड जो होते हैं वो एक तरीके से सॉल्ट ही, ठीक है, तो सॉल्ट तो सॉलिड ही होते हैं, तो ये कोई ज्यादा जगह तो करेंगे नहीं, तो अच्छा खासा वो अजाइड उसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि उन एयर बैग से छोटी छोटी वायरिंग्स निकल रही है, छोटी छोटी वायरिंग निकलती है, वो वायरिंग जो होती है ना वो गाड़ी के आगे बोनेट तक फैली हुई होती है, ठीक है, बोनेट तक फैली हुई होती है, साइड में भी फैली हुई होती है वायरिंग, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी पतली पतली तारें वो एयर बैग से कनेक्टेड होती है और पूरी गाड़ी के चारों तरफ में फैली हुई होती है, ठीक है। जैसे ही आपकी गाड़ी जैसे ही जाके किसी से भिड़ेगी ना, तो वहां पे जैसे गाड़ी किसी से जाके टकराएगी तो उन तारों के अंदर, उन वायरिंग के अंदर एक सिग्नल पास होगा, ठीक है, एक इम्पल्स पास होगा। तो जैसे वो इम्पल्स पास होता है तो वो सीधा इम्पल्स जाता है एयर बैग के अंदर, ठीक है, और उस इम्पल्स से क्या होता है, ये जो अजाइड होता है वो टूट जाता है। कि वो वायरिंग क्या करती है, एक इम्पल्स पास करती है कि जैसे झटका लगेगा एक इम्पल्स पास होगा, तुरंत इम्पल्स क्या होता है, एक सडन फोर्स ही तो होता है, तो तुरंत ना वो एक सडन फोर्स पास करती है वायरिंग, और वो सीधा फोर्स जाता है किसमें? एयर बैग के अंदर, और एयर बैग के अंदर अजाइड बड़ा, अजाइड को थोड़ा सा धक्का मिलेगा वो तुरंत टूट जाएगा, ठीक है। तो वो अजाइड तुरंत ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और जब अजाइड टूटेंगे तो क्या बनेंगे? N2, तो वहां पे तो N2 गैस बनेगी, यहाँ पे तो गैस बनेगी, तो जैसे वो गैस बनेगी तो वो एयर बैग फूल जाएगा, तो आप जाके भिड़ोगे एयर बैग से, तो जिससे चोट कम लगेगी, जिससे आपकी जान बच जाएगी, ठीक है। तो गाड़ियों के अंदर जो एयर बैग्स हैं उनके अंदर ये अजाइड ही भरा जाता है, ठीक है, कि ये टूट के क्या देता है? N2, जिससे वो एयर बैग फूल जाता है। यहाँ पे एक बात कि एयर बैग के अंदर अजाइड होता है, ये बात समझ में आ गई। तो वो अजाइड क्यों डालते हैं? तो ये अजाइड जो होते हैं वो शॉक सेंसिटिव होते हैं। अजाइड जो होते हैं शॉक सेंसिटिव होते हैं, मतलब थोड़ा सा झटका लगेगा टूट जाएगा, ठीक है, या तो गर्म हो जाए या थोड़ा सा कोई इंपल्स मिले, थोड़ा सा कोई इंपैक्ट पड़े तो टूट जाएंगे। तो जैसे गाड़ी किसी से जाके भिड़ेगी तो एक इंपल्स पास होता है, तो एक इंपल्स पास होगा, तो वो इंपल्स जैसे ही वो पास होगा और एयर बैग के अंदर जाएगा तो तुरंत वहां पे जो अजाइड पड़े वो टूट जाएंगे और टूट के N2 बनाएंगे, तो उस N2 से वो एयर बैग फूल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम की बात कि एयर बैग के अंदर जो अजाइड डाला जाता है ना, उसमें कभी सोडियम अजाइड नहीं डाला जाता। दुनिया में खूब अजाइड होते हैं, कैल्शियम अजाइड, बेरियम अजाइड, ठीक है, लेकिन सोडियम अजाइड भी दुनिया में होता है, लेकिन सोडियम अजाइड नहीं डाला जाता, क्योंकि सोडियम अजाइड आप अगर एयर बैग में यूज करोगे ना तो वहां पे आग लग सकती है, क्योंकि सोडियम अजाइड जब टूटेगा तो N2 तो बनेगी, लेकिन साथ में सोडियम भी बनेगा, और आप जानते हो कि सोडियम तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। अगर वहां पे एयर बैग के अंदर नॉर्मल सी हवा हो गई, O2 हो गई, ठीक है, या कहीं से मॉइस्चर आ गई, तो वो क्या होगा, वो सोडियम जो होगा वहां पे जलने लग जाएगा,
तो उस एयर बैग में तो आग लग जाएगी, ठीक है। इसलिए है ना, एयर बैग के अंदर कभी भी सोडियम अजाइड यूज नहीं करते, क्योंकि वहां पे तो सोडियम बनेगा और सोडियम तो जलने लग जाता है, ठीक है। तो सोडियम अजाइड कभी भी यूज नहीं करा जाता है। बेरियम अजाइड या कैल्शियम अजाइड, बाकी अजाइड यूज कर सकते हो, सोडियम अजाइड यूज नहीं कर सकते। तो ऐसा एग्जाम में सवाल पूछ लेंगे कि एयर बैग के अंदर कौन सा अजाइड यूज नहीं करते, तो ध्यान रखना सोडियम अजाइड। ओके, तो ये अजाइड की हीटिंग इफेक्ट की बात हो गई, ठीक है। अजाइड्स आर वेरी सेंसिटिव, शॉक सेंसिटिव, हीट से थर्मल सेंसिटिव, थोड़ा सा गर्म कर दो, थोड़ा सा झटका लग जाए तुरंत टूट जाएंगे। ओके चलिए, तो ये अजाइड का हीटिंग इफेक्ट हो गया। और भी हीटिंग इफेक्ट है, वैसे अपन नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, कि वो धीरे धीरे अपने केमिस्ट्री में जब पी ब्लॉक एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां पे आ जाएंगे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे ही पढ़ा दो, वापस बाद में आएंगे तो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो और भी देख लेते हैं एसिड का, एसिड्स का हीटिंग इफेक्ट। एसिड में सबसे ज्यादा फेमस है HNO2। एसिड के हीटिंग इफेक्ट में सबसे ज्यादा फेमस है HNO2। HNO2 जो होता है ना, वैसे तो मैं आपको बता दूं, HNO2 तो कहीं पर भी होता है ना, वो अपने आप बड़े बड़े डिसप्रोपोर्शनेट होता है HNO3 एंड NO। HNO2 अपने आप बड़े बड़े टूटता है, डिकम्पोज होता है HNO3 और NO में। और ये एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है कि यहाँ पे नाइट्रोजन पहले था +3 में, रिएक्शन होने के बाद नाइट्रोजन जा रहा है +5 में और +2 में, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का डिसप्रोपोर्शनेशन हो रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि HNO2 अपने आप बड़े बड़े डिसप्रोपोर्शनेट होता है HNO3 और NO में। और अगर आप गर्म कर दोगे तो ये काम फास्ट हो जाएगा कि HNO2 कहीं पे है, ठीक है, तो अगर उसको गर्म कर दो तो वो तुरंत ऐसे पड़े पड़े तो ऐसे टूटता है, लेकिन गर्म कर दो तो ये और तेजी से टूटने लग जाएगा और तेजी से डिसप्रोपोर्शनेट होने लग जाएगा, और डिसप्रोपोर्शनेट होकर बनाता है HNO3 एंड NO, ठीक है। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके 12th के पी ब्लॉक की पहली रिएक्शन है, 12th के पी ब्लॉक की पहली रिएक्शन कि HNO2 अपने आप बड़े बड़े डिसप्रोपोर्शनेट होता है HNO3 एंड NO। ओके, ऐसे और भी हैं एसिड्स, लेकिन अभी ये बताते हैं, ये काम का है ज्यादा, और भी है लेकिन वो बाद में जब क्वेश्चन आएंगे उस समय बताएंगे। अभी एक साथ बताएंगे तो सबकी इंपॉर्टेंस इतनी पता नहीं चल पाएगी। तो पहले एक ही ध्यान रखो, HNO2। HNO2 देखते क्लिक होना चाहिए कि HNO2 अपने आप बड़े बड़े डिसप्रोपोर्शनेट होता है HNO3 एंड NO। चलिए, तो हीटिंग इफेक्ट आपका पूरा होता है, ठीक है। और बाकी थोड़े बहुत जो हैं वो
और अपन शीटें करेंगे, हीटिंग इफेक्ट की पी ब्लॉक पढ़ेंगे, वहां पे आएंगे। चलिए अब आप निकाल दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की शीट। ली नहीं आपने? ठीक है। निकालो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की शीट। पेज नंबर 1 पे, पेज नंबर 1 पे बताओ 9 and 11, 8, 9, 11। पेज नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13। कितने डाउट? 12 भी डाउट है सबने। एक एक डाउट तो पूछ ही लिया है, तो मतलब कि सारे डाउट तो पूछ ही लिए हैं। देखते हैं कितने डाउट, उसके बाद होगी अलग। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्टिंग करते हैं। चलो एक काम करता हूँ ना, मैं थोड़ा अपनी तरफ से भी क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करते हैं। 1, which of the following anion exist in equilibrium condition with other anion depending upon pH of the solution? ऐसा कौन सा एनायन है कि वो किसी दूसरे एनायन के साथ भी इक्विलिब्रियम पे रहता है डिपेंडिंग ऑन पीएच? तो ये सुनते ही क्लिक होना चाहिए कि ऐसा कौन सा एनायन है? क्रोमेट, क्रोमियम +6 का एनायन क्रोमेट, डाइक्रोमेट। क्रोमेट और डाइक्रोमेट जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम पे होते हैं। अगर एसिडिक पीएच होगी तो बन जाएगा डाइक्रोमेट, अगर बेसिक पीएच होगी तो बन जाएगा क्रोमेट। तो कि एक कोई एनायन है वो अपने किसी दूसरे एनायन के साथ इक्विलिब्रियम पे रहता है और ये इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है ना पीएच पे, तो ये सुनते क्लिक होना चाहिए क्रोमेट, कि ऐसा एक ही तरह का एनायन है, ठीक है, वो क्रोमियम +6 का एनायन है, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, ये आपस में इक्विलिब्रियम पे होते हैं। और कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी किसी पीएच पे, तो वो डिपेंड करता है कि पीएच कितनी है। अगर एसिडिक पीएच है, एसिडिक मीडियम है तो डाइक्रोमेट, बेसिक मीडियम है तो क्रोमेट। फिर क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नॉन ऑक्सीडाइजिंग? कि नॉन ऑक्सीडाइजिंग कौन सा है? कंसंट्रेटेड H2SO4? नहीं, कंसंट्रेटेड H2SO4 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सामने वाला को करता है ऑक्सीडाइज, खुद होता है रिड्यूस, एंड रिड्यूस होके हमेशा क्या देता है? SO2। तो कौन H2SO4 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन H3PO4? H3PO4 इज नॉन ऑक्सीडाइजिंग। H3PO4 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई भी थी और ये बात एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, जब हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे वहां पे भी आएगी। H3PO4 केवल एक एसिड है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। कंसंट्रेटेड HNO3 ये तो बहुत अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कि कौन HNO3 की जो ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है ना वो कौन H2SO4 से भी ज्यादा है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी, बॉम्बे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन Ag रिएक्ट विद conc HCl देन प्रोडक्ट विल बी। Ag को मिला दिया HCl के अंदर, क्या होगा? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। भाई देखो HCl तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता नहीं है, HCl कोई ऑक्सीडाइजिंग एसिड तो है नहीं कि Ag को ऑक्सीडाइज कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एसिड जो है ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, तो फिर यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होनी है? मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, वो वाली रिएक्शन होनी है, ठीक है। अब वो वाली भी रिएक्शन यहाँ पे हो नहीं सकती क्योंकि मेटल जो है वो हाइड्रोजन के बाद में आता है ECS में, Ag जो है वो H के बाद में आता है, तो वो मेटल प्लस एसिड वाली रिएक्शन कर नहीं पाएगा, यहाँ पे H2 बन नहीं पाएगी। तो HCl के साथ तो कैसी रिएक्शन होती है कि HCl के साथ तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन वाली रिएक्शन होती है, ठीक है। लेकिन Ag यहाँ पे कर नहीं सकता
क्योंकि ये ECS में हाइड्रोजन के बाद में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। फोर्थ, which of the following metal is formed NH4NO3 with dilute HNO3? dilute HNO3 मन मांगे हाइड्रोजन कि dilute HNO3 में मैग्नीज मिलाओ या मैग्नीशियम मिलाओ तो उनमें क्या निकलेगी H2। लिथियम से लेकर टिन तक का अगर कोई मेटल होगा तो क्या बनेगा NH4NO3। लेड या लेड के बाद में आने वाला कोई मेटल होगा तो क्या बनेगी NO। याद आया? Yes, sir. तो NH4NO3 कौन बनाएंगे? लिथियम से लेकर टिन तक का कोई मेटल। तो लिथियम से लेकर टिन तक में कौन आता है? जिंक। ठीक है, टिन भी आ गया। Ag तो नहीं आता, Ag तो लेड के बाद में आता है, तो ये नहीं होगा। आंसर होगा A एंड B, बॉम्बे, अहमदाबाद एंड बॉम्बे। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ, a salt made of bivalent ions X and Y। एक सॉल्ट है जो बाइवेलेंट आयन से बना हुआ है, ठीक है, X and Y। बाइवेलेंट मतलब बाइवेलेंट मतलब जो आयंस, जो सॉल्ट के अंदर आयंस है ना उनके ऊपर चार्ज 2 है। मोनोवेलेंट मतलब 1 का चार्ज है, बाइवेलेंट मतलब 2 का चार्ज है। ठीक है, कि कैटायन होगा तो उस पे +2 और जो एनायन होगा उस पे -2। ठीक है, कि मतलब कि एक सॉल्ट के अंदर बाइवेलेंट आयंस है, तो सॉल्ट के अंदर 2 आयन होते हैं, एक कैटायन एक एनायन। ठीक है, अब आप बाइवेलेंट कह रहे हो, इसका मतलब कि उनके ऊपर चार्ज 2 का है, कैटायन के ऊपर +2, एनायन के ऊपर -2। ठीक है, a salt made up of bivalent ions X and Y, each of which is capable of decolorizing acidified KMnO4 solution। कि उस सॉल्ट के दोनों आयन जो है वो कैपेबल है KMnO4 को डीकलराइज करने के लिए। इसका मतलब कि वो KMnO4 को डीकलराइज कर रहे हैं, KMnO4 उनसे डीकलराइज हो जाएगा। इसका मतलब कि वो क्या कर रहे हैं? KMnO4 को रिड्यूस कर रहे हैं। KMnO4 डीकलराइज कब होता है? जब उसका रिडक्शन होता है। तो वो दोनों आयन डीकलराइज करने में कैपेबल है। इसका मतलब कि आप दोनों में रिड्यूस करने की पावर है कि आप उसको रिड्यूस कर दे रहे हो। तो ऐसा कौन सा सॉल्ट है जिसके दोनों आयन कैटायन और एनायन KMnO4 को रिड्यूस कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन स्टेनिक क्लोराइड, स्टेनिक क्लोराइड SnCl4। स्टेनिक, अगर स्टेनस लिखा हो ना, स्टेनस क्लोराइड, तो वो होगा SnCl2, और अगर स्टेनिक लिखा है ना तो वो होगा SnCl4। तो स्टेनिक क्लोराइड मतलब SnCl4। यहाँ पे तो 10+4 में, ठीक है, ओके, और 10+4 तो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, तो 10+4 तो रिड्यूस नहीं कर सकता, तो इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ओके, फिर फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट तो क्या होगा? Fe2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, यहाँ पे जैसे Fe की बात करें, Fe किसमें? +3 में। Fe+3 की बात करें तो Fe+3 तो रिड्यूस तो नहीं कर सकता KMnO4 को, क्योंकि अगर Fe+3 अगर KMnO4 को रिड्यूस करेगा तो उसको खुद को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, और Fe+3 से ऊपर जाता नहीं है, तो Fe+3 से ऊपर जाता नहीं है, इसलिए ये ऑक्सीडाइज होगा नहीं, तो KMnO4 को रिड्यूस करेगा नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। और एनायन भी चेक कर लो, सल्फेट, कि यहाँ पे सल्फेट क्या KMnO4 को रिड्यूस कर सकता है? अगर सल्फेट अगर रिड्यूस करेगा तो उसको खुद को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। अब सल्फेट में तो सल्फर +6 में, और सल्फर +6 से ऊपर जा ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी ऐसा काम नहीं होगा। फिर फेरस सल्फेट, क्या फेरस सल्फेट में हो सकता है? फेरस सल्फेट में, हाँ, फेरस सल्फेट में हो सकता है, क्योंकि फेरस सल्फेट में Fe है और Fe+2 में। अगर हम KMnO4 के अंदर Fe+2 मिला दें तो KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो Fe+2 को कर देगा ऑक्सीडाइज एंड खुद हो जाएगा रिड्यूस, एंड खुद रिड्यूस होने चला जाएगा Mn+2 में। अगर एसिडिक मीडियम में काम कर रहे हो तो KMnO4 चला जाएगा Mn+2 में। तो FeSO4 में ऐसा हो सकता है कि FeSO4 में जो Fe है वो KMnO4 को रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि ये +2 में, तो ये ऑक्सीडाइज होकर चला जाएगा +3 में और KMnO4 को रिड्यूस कर देगा। तो Fe में ताकत है KMnO4 को रिड्यूस करने की। लेकिन आपने तो कहा
कि यहाँ पे जो सॉल्ट है ना उसके दोनों आयन KMnO4 को रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे Fe कर पाएगा, सल्फेट तो नहीं कर सकता, क्योंकि सल्फेट रिड्यूसिंग एजेंट होता ही नहीं है। क्योंकि सल्फेट अगर सामने वाले को रिड्यूस करेगा तो उसको तो खुद को तो ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, और सल्फेट तो ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता, क्योंकि सल्फेट में सल्फर +6 में, तो इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं हो पाएगा। अगला फेरस ऑक्सलेट, हाँ फेरस ऑक्सलेट, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। देखो फेरस ऑक्सलेट में एक Fe+2 है और एक C2O4- है, ऑक्सलेट है। ये दोनों आयन KMnO4 को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? कि KMnO4 इन दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। Fe को ऑक्सीडाइज करके भेज देगा +3 में, तो Fe को ऑक्सीडाइज करेगा +3 में भेजेगा तो KMnO4 खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो Fe+2 से KMnO4 रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, ऑक्सीलेट से भी रिड्यूस हो सकता है। लिस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट याद करो, लिस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट में तो ऑक्सीलेट पढ़ा था कि ऑक्सीलेट तो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये तो इसको रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ऑक्सीलेट जब भी ऑक्सीडाइज होगा तो क्या देगा, CO2, यहाँ बनेगी CO2। तो यहाँ पे दोनों आयन कैपेबल है KMnO4 को डीकलराइज करने के लिए, ये दोनों आयन इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा FeC2O4। ओके, और सुनिए, मैंने तो सारे एक एक ऑप्शन करके ना आपको समझाया। वैसे एग्जाम में तो कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो कहा गया है कि सॉल्ट के जो आयन्स है वो तो बाइवेलेंट है, उनके ऊपर 2 का चार्ज है, तो SnCl4 तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि SnCl4 में 3+4 और Cl-1। तो यहाँ पे एनाइन तो मोनोवेलेंट है और कैटाइन टेट्रावेलेंट है, तो ये तो ऐसे ही नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एनाइन सल्फेट है, हाँ वो बाइवेलेंट है, उसके ऊपर -2 का चार्ज है, लेकिन जो Fe है वो तो यहाँ पे +3 है, तो ये तो ट्राइवेलेंट है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो रहे हैं। अब बचे ये 2 ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे कैटाइन Fe+2, एनाइन सल्फेट, तो यहाँ पे जो आयन्स है वो बाइवेलेंट है, इनके ऊपर 2 का चार्ज है। ठीक है, अब उसमें अपन को चेक करना है कि बाइवेलेंट तो इसके अंदर भी है, बाइवेलेंट इसके अंदर भी है, तो ऐसा कौन सा सॉल्ट हो सकता है जिसके दोनों आयन KMnO4 को रिड्यूस कर सकते हैं। तो और सोचो कि यहाँ पे जो सल्फेट है, सल्फेट तो रिड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि सल्फेट अगर रिड्यूस करेगा तो उसको खुद को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, और सल्फर +6 से ऊपर जा नहीं सकता, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, तो फिर ये रिड्यूसिंग की तरह काम नहीं करेगा, तो फिर ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो बचा एक ही आंसर। आया समझ में? और समझ में भी आता है, ये तो Fe+2 है, ऑक्सीलेट है, तो KMnO4 Fe को कर देगा ऑक्सीडाइज, उसको भेज देगा +3 में, और ऑक्सीलेट को भी कर देगा ऑक्सीडाइज, उसको भेज देगा CO2 में। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6. Which of the following compound is formed when CO2 gas is passed through aqueous solution of sodium chromate? सोडियम क्रोमेट में से अगर CO2 पास करेंगे तो क्या होगा? क्या कोई रेडॉक्स रिएक्शन होगी? क्रोमेट के अंदर अगर CO2 मिलाई जाए तो क्या कोई रेडॉक्स रिएक्शन हो सकती है? क्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, तो क्या ये इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है CO2 को? नहीं कर सकता,
कि यहाँ पे तो कार्बन +4 में, तो कार्बन तो +4 से ऊपर जा नहीं सकता, तो CO2 तो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पे तो कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकती, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ परिवर्तन जरूर हो जाएगा। आप अगर क्रोमेट के अंदर CO2 मिलाओगे ना तो कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन किसी की फॉर्म बदल जाएगी। CO2 एसिडिक गैस है, तो जैसे आप अपना क्रोमेट के सॉल्यूशन में से अगर CO2 पास करोगे तो CO2 पास करने पर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक, और जैसे एसिडिक होगा तो क्रोमेट किसमें बदल जाएगा, डाइक्रोमेट, तो यहाँ पे डाइक्रोमेट बन जाएगा। तो कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, बस यहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे किसी का क्रिस्टल थोड़ा चेंज हो जाएगा, कि CO2 जैसे ही जाएगी सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक होने से क्रोमेट डाइक्रोमेट में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास Na2H2O3 है, इसके अंदर I2 मिलाई जा रही है, तो क्या होगा, तो देखते क्लिक होना चाहिए। ये तो थायोसल्फेट है, थायोसल्फेट एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सामने वाले को करता है रिड्यूस एंड खुद होता है ऑक्सीडाइज। अब थायोसल्फेट ऑक्सीडाइज होके H4O6 - 2 भी बना सकता है और सल्फेट भी बना सकता है। याद करो, ये तो मैंने आपको क्लास नोट्स में लिखाया था कि H2O3 - 2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये सामने वाले को रिड्यूस, जब सामने वाले ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो सामने वाले को करेगा रिड्यूस, खुद होगा ऑक्सीडाइज। जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये ऑक्सीडाइज होके H4O6 - 2 में भी जा सकता है, ये ऑक्सीडाइज होके सल्फेट में भी जा सकता है। ठीक है, कब ये H4O6 - 2 में जाएगा, कब ये सल्फेट में जाएगा, ये डिपेंड करता है कि सामने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा है। अगर सामने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ये जाएगा H4O6 - 2 में, और अगर सामने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा और चला जाएगा सल्फेट में। और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मैंने आपको दो एग्जांपल बताए थे, एक I2 और एक Fe+3। तो आप देखिए कि यहाँ पे I2 ली गई है, एंड I2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उस केस में क्या होगा, ये H2O3 - 2 ऑक्सीडाइज होकर चला जाएगा H4O6 - 2 में, एंड I2 रिड्यूस होकर चला जाएगा I- में। ओके, आया याद? नेक्स्ट रिएक्शन है कि आपने Ki लिया और एक आपने लिया है सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट इज NaNO2। Ki से मिलेगा I- और NaNO2 से मिलेगा NO2-। यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, अगर I- के अंदर NO2- मिला दे तो क्या होगा, तो सुनिए, लिस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट याद करो। लिस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट में मैंने आपको बताया था कि I- एक रिड्यूसिंग एजेंट है, I- एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो यहाँ पे I- है, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब सुनना, NO2- NO2- के बारे में भी मैंने बताया था कि NO2- दोनों ही होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, ये दोनों काम कर सकता है, इसके पास दोनों गुण है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता। आप देखो यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करोगे ना तो सामने वाले को रिड्यूस करना पड़ेगा, लेकिन सामने वाला तो I- है, I- तो रिड्यूस हो ही नहीं सकता, I- का तो रिडक्शन हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, ये यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो सामने वाले को करेगा ऑक्सीडाइज एंड खुद होगा रिड्यूस, और ये सही बात नहीं कि I- एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो आपको रिड्यूस करेगा और ये खुद ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो आप दो तरीके से सोच सकते हो कि एक तरीका कि I- एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो I- क्या करेगा, इसको करेगा रिड्यूस और खुद होगा ऑक्सीडाइज,
और I माइनस अगर ऑक्सीडाइज होगा तो उसे बनेगी I2, ठीक है। तो I माइनस का होगा ऑक्सीडेशन, तो इसका होगा रिडक्शन, और NO2 माइनस का अगर रिडक्शन होगा तो क्या बनेगी NO, तो यहाँ पे NO बनेगी। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि NO2 माइनस से भी सोच सकते हो कि NO2 माइनस एक रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, इसके पास दोनों गुण हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा काम करेगा, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता क्योंकि सामने I माइनस है, वो तो रिड्यूस होगा नहीं, तो इसलिए ये कैसा काम करेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। सामने वाले को करेगा ऑक्सीडाइज, और I माइनस ऑक्सीडाइज होकर जाएगा I2 में, एंड खुद होगा रिड्यूस, और NO2 माइनस जब भी रिड्यूस होता है तो क्या बनती है NO, यहाँ पे NO बनेगी, ठीक है। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके सॉल्ट एनालिसिस में भी आएगी कि I माइनस के अंदर मिला दिया NO2 माइनस, क्या होगा, देखते क्लिक होना चाहिए I2 प्लस NO। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 9, येलो कलर सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 चेंजेस टू लाइट ग्रीन। हाँ ये बताते हैं, FeCl3 जो होता है वो येलो कलर का होता है, ठीक है, और FeCl2 जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा है कि किस कंडीशन पे, किसके साथ रिएक्शन करने पे FeCl3 येलो से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो येलो से ग्रीन में मतलब कि वो किस में चला जाएगा, FeCl2 में, ठीक है। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो FeCl3 को FeCl2 में कन्वर्ट कर सकता है, मतलब कि Fe को रिड्यूस कर सकता है। कि अगर आपको FeCl3 को ग्रीन में कन्वर्ट करना है, मतलब कि Fe+2 में बेचना है, तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसमें से कौन है जो इसको रिड्यूस कर सकता है, तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे वो इसको रिड्यूस कर देंगे। तो कौन कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, चेक करो कि SnCl2, हाँ SnCl2 मिलाने से काम हो जाएगा, SnCl2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो इसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। और SnCl2 खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो चला जाएगा SnCl4 में। जिंक, हाँ जिंक मिलाने से भी काम हो जाएगा, जिंक इज मेटल एंड मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो जिंक इसको रिड्यूस कर देगा, इसको भेज देगा Fe+2 में, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खुद चला जाएगा Zinc+2 में। तो SnCl2 मिला के आप ये काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे Tin+2 है एंड Tin+2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका हो जाएगा रिडक्शन, इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। यहाँ पे जिंक मिला के भी काम कर सकते हैं, जिंक इज मेटल एंड मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये जिंक इसको कर देगा रिड्यूस एंड खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज। H2S मिला के भी कर सकते हैं, H2S में कौन है, सल्फाइड, एंड सल्फाइड इज रिड्यूसिंग एजेंट। याद करो सल्फाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सामने वाले को करता है रिड्यूस एंड खुद होता है ऑक्सीडाइज, और जनरली ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, कोलोइडल सल्फर। तो ये सल्फाइड इसको कर देगा रिड्यूस एंड खुद ऑक्सीडाइज होकर चला जाएगा S में, तो बन जाएगा कोलोइडल सल्फर। तो आपको येलो FeCl3 को ग्रीन में कन्वर्ट करना है, तो ग्रीन मतलब FeCl2 बनाना है, और FeCl2 बनाना है इसका मतलब कि इसको रिड्यूस करना है। तो ऐसे कौन से कंपाउंड है जो इसको रिड्यूस कर सकते हैं, जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। नेक्स्ट आया है 10th क्वेश्चन, एसिडिफाइड K2Cr2 टर्न्स ग्रीन। K2Cr2 मतलब एक तरीके से डाइक्रोमेट, काम की चीज डाइक्रोमेट है। डाइक्रोमेट को ग्रीन में कन्वर्ट करना है। डाइक्रोमेट कैसे होते हैं, ऑरेंज कलर के, ठीक है, इसको ग्रीन में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब कि इसका क्या बनाना है, Cr+3 बनाना है, ठीक है। याद है आपको कि Cr+3 के जो कंपाउंड होते हैं वो ग्रीन होते ही बताया था कि Cr+3 इज ग्रीन लिखाया था। तो ये कह रहे हैं कि डाइक्रोमेट को ग्रीन में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब कि Cr+3 बनाना है, इसका रिडक्शन कराना है, ठीक है। तो डाइक्रोमेट को
अगर आप ग्रीन में कन्वर्ट करना चाहते हो इसका मतलब कि आप इसको रिड्यूस करना चाहते हो, तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो इसको रिड्यूस कर सकती हैं, तो चेक करते हैं। पहला ऑप्शन CO2, नहीं, CO2 से काम नहीं हो पाएगा, CO2 से काम नहीं हो पाएगा क्योंकि CO2 इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगी, CO2 एक रिड्यूसिंग गैस नहीं है, क्योंकि CO2 को रिड्यूस करेगी तो खुद को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा और CO2 ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे कार्बन प्लस बॉन्ड है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। फिर SO3, क्या SO3 कर सकती है? नहीं, SO3 भी नहीं कर सकती, ठीक है, SO3 भी रिड्यूसिंग गैस नहीं है, ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे सल्फर +6 है, तो अगर आप सामने वाले को रिड्यूस करोगे तो खुद को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा और आप +6 से ऊपर जा नहीं सकते, तो SO3 भी नहीं हो सकती। SO2, हाँ SO2 हो जाएगी, SO2 इज अ रिड्यूसिंग गैस, SO2 इज अ रिड्यूसिंग गैस, तो ये रिड्यूस कर देगी, ठीक है। तो अगर आप डाइक्रोमेट के अंदर SO2 मिलाओ तो डाइक्रोमेट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो इसको कर देगा ऑक्सीडाइज एंड खुद हो जाएगा रिड्यूस, एंड खुद रिड्यूस होकर चला जाएगा Cr+3। फिर HNO3, नहीं HNO3 से भी नहीं हो पाएगा, HNO3 तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, तो इसका आंसर होगा केवल SO2। तो ऐसी कौन सी चीज है जो डाइक्रोमेट को ग्रीन में कन्वर्ट कर सकती है, तो आंसर है SO2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं कि कैसे सोचना होता है कि जो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की लिस्ट पढ़ी है तो उससे सवालों को कैसे करना है, कैसे सोचना है, आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, ठीक है। कि आपने फर्स्ट टाइम जब शीट करी होगी तो आपको लगेगा सर ये तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है। कोई एक दो बच्चे आए थे मेरे पास, सर ये क्या हो ही नहीं रहे सवाल, आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की जो लिस्ट बताई उससे तो हो ही नहीं रहे, तो उसको जोड़ के मतलब कि आपको सवाल को सोचना है, ठीक है। ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे सोचो आप, ठीक है, तो आपको चीजें भी याद होती जाएगी और सवाल को करने का तरीका भी पता चलता जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो काम का क्वेश्चन है, वो बताता हूं। SnCl2 के अंदर मिला दिया HgCl2, क्या हुआ? SnCl2 के अंदर HgCl2 मिला दिया, तो SnCl2 जो होता है ना वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये आप जानते हो। Tin + 2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये सामने वाले को कर देगा रिड्यूस एंड खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज, तो SnCl2 क्या करेगा, इसको कर देगा रिड्यूस और इसको रिड्यूस करके भेज देगा Hg2Cl2 में, ठीक है, एंड खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज एंड खुद ऑक्सीडाइज होकर चला जाएगा SnCl4 में, ठीक है। अगर हम HgCl2 के अंदर SnCl2 मिलाते जाए तो SnCl2 पहले तो आके इसको रिड्यूस करके भेजेगा Hg2Cl2 में। अगर आप वहां पे लगातार SnCl2 मिलाते जाओगे ना, तो अगर वहां पे खूब SnCl2 हो गया तो वो SnCl2 इसको और रिड्यूस कर देगा और इसको रिड्यूस करके भेज देगा Hg और खुद ऑक्सीडाइज होकर चला जाएगा SnCl4। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर HgCl2 के अंदर SnCl2 मिलाया जाए तो क्या होगा, तो SnCl2 मिलाओगे तो SnCl2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो इसको कर देगा रिड्यूस एंड खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज, और अगर आपने खूब SnCl2 मिला दिया तो ये इसको और रिड्यूस कर देगा और रिड्यूस करके भेज देगा Hg।
ओके, अब मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। Hg2Cl2 जो होता है ना वो व्हाइट होता है, इसकी व्हाइट पीपीटी होती है, और Hg जो होता है वो ग्रे होता है। ठीक है, तो मतलब कि अगर आप HgCl2 के अंदर SnCl2 मिलाओगे ना, तो SnCl2 जैसे मिलाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि व्हाइट पीपीटी बन जाएगी, क्योंकि SnCl2 जैसे ही आएगा वो उसको रिड्यूस करेगा, तो यहाँ पे Hg2Cl2 बनेगा, और Hg2Cl2 की व्हाइट पीपीटी होती है। और अगर आप लगातार ऐड करते जा रहे हो SnCl2 तो वो व्हाइट पीपीटी कन्वर्ट हो जाएगी ग्रे में, क्योंकि लगातार SnCl2 आता जाएगा तो फिर वो SnCl2 इसको और रिड्यूस कर देगा और बना देगा Hg, और Hg क्या होता है? ग्रे। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि SnCl2 अगर मिलाते जाएंगे तो पहले वहां पे व्हाइट प्रेसिपिटेशन होगा, एंड लगातार SnCl2 मिलाते जाए तो वो व्हाइट प्रेसिपिटेशन टर्न हो जाता है ग्रे में, क्योंकि फाइनली बन जाता है Hg। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है एडिशन ऑफ SnCl2 टू HgCl2 गिव व्हाइट टर्निंग टू ग्रे, ब्लैक टर्निंग टू व्हाइट, व्हाइट टर्निंग टू रेड। तो आंसर मिल गया ए, व्हाइट टर्निंग टू ग्रे, कि पहले Hg2Cl2 बनेगा जो व्हाइट है, जिसकी व्हाइट पीपीटी है, और लगातार बनाते जाएंगे तो वो व्हाइट पीपीटी चली जाएगी Hg में, एंड Hg इज ग्रे। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन नंबर 12, सोडियम थायोसल्फेट के अंदर हमने मिलाई है Cl2 कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द Na2H2O3 ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन वाटर, क्लोरीन वाटर मतलब Cl2, कि अगर आप थायोसल्फेट के अंदर Cl2 मिलाओगे तो क्या होगा? तो आप जानते हो कि थायोसल्फेट तो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो सामने वाले को कर देगा रिड्यूस एंड खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज, एंड वो ऑक्सीडाइज होके H4O6 भी बना सकता है और सल्फेट भी बना सकता है। अगर सामने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो ऑक्सीडाइज होके जाएगा H4O6 में, अगर सामने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए थे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, Cl2, Br2, KMnO4, HNO3, ये जो होते हैं ना, ये थायोसल्फेट को पूरा ऑक्सीडाइज कर देते हैं, उसको पूरा सल्फेट में भेज देते हैं। ठीक है, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में दो याद रखना, I2 और Fe+ में, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कि ऐसे कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो थायोसल्फेट को पूरा ऑक्सीडाइज कर देंगे? Cl2, Br2, KMnO4 और HNO3। ठीक है, तो यहाँ पे Cl2 ले रहे हैं तो Cl2 थोड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर I2 मिलाने पे अगर H4O6 बना है तो Cl2 मिलाने पे तो वो और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि Cl2 तो I2 से भी बड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्लोरीन क्या करता है? उसको पूरा ऑक्सीडाइज कर देता है और सल्फेट बना देता है। ठीक है, तो यहां पे मिल जाएगा बी बॉम्बे। अब किसी ने कहा है कि सर क्लोरीन वाटर है तो क्लोरीन वाटर में HOCl और HCl नहीं बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा। अगर HOCl और HCl बन गया है तो HOCl से ऑक्सीडेशन हो जाएगा। HOCl भी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, और वो भी अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और वैसे भी सुनो, आप कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन कराते हो ना तो पानी में ही कराते हो। तो मैंने जो आपको क्लोरीन की बात बताई तो वो पानी के लिए बताई, और यहाँ पे क्लोरीन वाटर बोल रहा है और क्लोरीन इन एक्वस मीडियम, बात एक ही है। ओके, थर्ड क्वेश्चन में कुछ आंसर गलत दे रखा है कि यहाँ पे डाइक्रोमेट और क्रोमेट का जो कन्वर्जन है वो पीएच पे डिपेंड करता है। पीएच 7 से कम होगी तो डाइक्रोमेट, 7 से ज्यादा होगी तो क्रोमेट। ठीक है, तो आंसर होना चाहिए ए अहमदाबाद। आंसर केवल ए अहमदाबाद है। सर x and y cannot be है ना सर? क्या पूछा है? अच्छा एक्स एंड वाई कैन नॉट भी पूछा है। अच्छा B and C हाँ, तो बी एंड सी होगा। अच्छा कैन भी पूछते हैं तो ए आंसर होता है, कैन नॉट भी कहा है तो बी एंड सी।
और यहाँ पे एक और करेक्शन कर दो कि 13 क्वेश्चन में क्रोमेट के नीचे ग्रीन लिखा है, ग्रीन नहीं होगा, क्रोमेट इज येलो, क्रोमेट येलो होते हैं। ओके नेक्स्ट 14 में देखो कि KMnO4 है, KMnO4 के अंदर कोई गैस मिलाई तो वो गैस क्या करती है कि KMnO4 को डिकलराइज कर देती है, उसके पर्पल कलर को डिकलराइज कर देती है। कि उस गैस के अंदर ब्रोमीन वाटर मिलाया तो वो गैस ब्रोमीन वाटर को भी डिकलराइज कर देती है। ब्रोमीन वाटर ब्राउनिश कलर का होता है, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर के अंदर वो गैस मिलाते हैं तो वो गैस ब्रोमीन वाटर को भी डिकलराइज कर देती है। तो बताओ वो गैस कौन सी होगी? तो आपने KMnO4 को डिकलराइज कर दिया, आपने ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज कर दिया, इसका मतलब कि आप तो रिड्यूसिंग गैस हो, क्योंकि ये KMnO4 और ये ब्रोमीन वाटर क्या होते हैं? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो ये आपको ऑक्सीडाइज कर रहे होंगे और खुद रिड्यूस हो रहे होंगे। इसका मतलब कि आप रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे होंगे, तो ये कोई एक रिड्यूसिंग गैस होगी। तो कौन सी हो सकती है? CO2? नहीं, CO2 नहीं हो सकती। CO2 एक रिड्यूसिंग गैस नहीं है, वो इनको रिड्यूस नहीं कर सकती, क्योंकि वो अगर इनको रिड्यूस करेगी तो उसको ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, और CO2 ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती, ठीक है। SO2, हाँ SO2 हो सकती है, क्योंकि SO2 रिड्यूसिंग गैस है, तो वो इनको कर देगी रिड्यूस, तो जिससे इनका कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। H2S, हाँ H2S हो सकती है, क्योंकि H2S एक रिड्यूसिंग गैस है, क्योंकि वहां पे सल्फाइड है एंड सल्फाइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये ब्रोमीन वाटर KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे और खुद रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। SO3 नहीं, SO3 नहीं हो सकती, क्योंकि SO3 रिड्यूसिंग गैस नहीं है, ओके। Which of the following metals will produce NO2 gas by reacting with Kong HNO3? All Kong HNO3 is oxidizing agent, वो सामने वाले को करेगा ऑक्सीडाइज, खुद होगा रिड्यूस, एंड खुद रिड्यूस होकर हमेशा क्या देगा? NO2। तो सभी मेटल के साथ Ag के अंदर Kong HNO3 मिलाओ तो Kong HNO3 इनको कर देगा ऑक्सीडाइज एंड खुद रिड्यूस होकर NO2 दे देगा। जिंक के अंदर मिलाओ तो भी NO2 बन जाएगी, कॉपर के अंदर मिलाओ तो भी NO2 बन जाएगी, ओके। इसमें तो 15 में तो कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। चलिए बच्चों, ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन मैंने कुछ डिस्कस करे अपनी तरफ से, जिससे आपको सोचने का तरीका मिला, ठीक है। जो हमने लिस्ट पढ़ी है उसको कैसे यूज करना है, तो आगे वाला सवाल आप वापस एक बार देखना, ट्राई करना, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, और आपको कल आपको हीटिंग इफेक्ट की भी शीट सेंड कर देंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।